गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, शीर्षक है लघु एवं वृहत परंपराएं या लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है जिसमें अनेक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, मानदंड और मानक विद्यमान हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और जो एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती रहती हैं। तो ये जो हर समुदाय की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं। हम जब भारतीय गांवों की बात करें तो ग्रामीण समुदायों की अपनी कुछ विशिष्ट परंपराएं हैं और जो उनकी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को व्यक्त करती हैं। इस ग्रामीण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक बिल्कुल स्थिर समाज है, वरन परिवर्तनशील और गतिशील समाज है। तो इस ग्रामीण व्यवस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को जानने के लिए उन प्रक्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है जिनके कारण इन समाजों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं या होते हैं। अलग अलग मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने अलग अलग संप्रत्तियों या अवधारणाओं के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने जो अवधारणाएं दी हैं वो है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण। दूसरी तरफ नर्मदेश्वर प्रसाद ने कुलीनीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है और उसी प्रकार मैकिम मैरियट ने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से इन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने का प्रयत्न किया है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये माना है, ऐसा आपका मानना है कि प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है और प्रत्येक परंपरा का अपना सामाजिक संगठन होता है। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए इन परंपराओं की जानकारी आवश्यक है। यानी हम किसी भी सामाजिक संगठन का अध्ययन करना चाहते हैं, परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं, तो परंपराओं की जानकारी होना आवश्यक है। और इसी संदर्भ में आपने दो प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है। एक वे परंपराएं हैं जिनका संबंध थोड़े से चिंतनशील कुलीन वर्ग से है, यानी एक छोटा वर्ग है लेकिन कुलीन वर्ग है। और दूसरी तरफ वे परंपराएं हैं जिनका वर्ग बड़ा है, जिनका संबंध लघु समुदाय अथवा कृषक समाज से है। इन्हें क्रमशः वृहत परंपरा और लघु परंपरा का नाम दिया गया है, उसके माध्यम से इनको संबोधित किया गया है। तो हम वृहत और लघु परंपराओं को समझें, इसके पहले हम संक्षेप में ये देखें कि परंपरा किसे कहते हैं। अगर हम विभिन्न विद्वानों का देखते हैं, देखिए वैसे तो परंपरा शब्द संस्कृत के परंपर से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ है एक के बाद दूसरा अथवा उत्तरोत्तर। और अंग्रेजी में ट्रेडिशन का शाब्दिक अर्थ ट्रांसमिशन अथवा हैंडिंग डाउन है और जो हस्तांतरण का ही दूसरा नाम है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक से दूसरे को हस्तांतरित होती है। तो उन्नीथान, इंद्रदेव और योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज में 3 प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं बताई हैं जिन्हें सांस्कृतिक उपसंरचनाओं के नाम से संबोधित किया गया है। पहला अभिजात उपसंरचना, दूसरा लोक उपसंरचना तथा तीसरा जनजातीय उपसंरचना। इसमें से अभिजात उपसंरचना का क्षेत्र नगरीय भारत है और लोक उपसंरचना का क्षेत्र ग्रामीण भारत रहा है। और इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने परंपरा को स्पष्ट करते हुए बताया है कि परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों, प्रथाओं का योग है जो एक समूह की विशेषता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, यानी हस्तांतरण इनका एक महत्वपूर्ण गुण है। तो इस प्रकार परंपरा एक सामाजिक धरोहर है जो समाज के मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं आदि को प्राचीन पीढ़ी से नवीन पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। और यह संस्कृति के अभौतिक पक्ष के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। यानी संस्कृति के 2 पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक। तो परंपरा का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से देखा जा सकता है। अब परंपरा के बाद हम ये देखें कि वृहत परंपरा क्या है
इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? ग्रेट ट्रेडिशंस। मैकिम मैरियट ने इसको समझाते हुए बताया है कि यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है और उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है तो उसे हम वृहत परंपरा कहते हैं। इसी प्रकार एस.सी. दुबे ने वृहत परंपराओं का तात्पर्य विश्वासों, कर्मकांडों और सामाजिक प्रतिमानों की उस संयुक्ता से समझाया है जो नियमबद्ध और पवित्र ग्रंथों से संबंधित होती है। तो इन परिभाषाओं और अन्य अनेक परिभाषाओं का यदि हम अध्ययन करें तो हम यह कह सकते हैं, उसके आधार पर हम ऐसा स्पष्ट कर सकते हैं कि वृहत परंपराएं अभिजात वर्ग के थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा पोषित होती हैं, उनके द्वारा निर्मित होती हैं, जिनका पोषण होता है। और ये वृहत परंपराएं अपनी सृजनात्मक शक्ति के कारण परिणाम स्वरूप विकसित होती है, यानी इनकी सृजनात्मक शक्ति के परिणाम के रूप में हमें इनका विकास देखने को मिलता है और बाह्य सभ्यता भी इनको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि धार्मिक अनुष्ठान, साहित्य, संगीत, रीति रिवाज, मेले, त्योहार व विविध सांस्कृतिक तत्व आदि जिनका उल्लेख भारत के धर्म ग्रंथों, वेद पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत इत्यादि में मिलता है, वृहत परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखें कि लघु परंपरा किसे कहते हैं। ये तो अभी हमने बात की वृहत परंपरा का शाब्दिक अर्थ देखने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की। अब हम ये देखें कि लघु परंपरा हम किसको कह सकते हैं। रेडफील्ड के अनुसार साधारणतः निरक्षर कृषकों की परंपराओं को ही लघु परंपरा कहा जाता है। देखिए अभी अभी हमने ऊपर वृहत परंपरा देखा, वहाँ क्या है, एलिट क्लास है, कुलीन वर्ग है वृहत परंपराओं के पोषक, और यहाँ लघु परंपराओं में कौन है, निरक्षर कृषक। तो दोनों में अंतर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, साथ साथ हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो लघु परंपरा को रेडफील्ड ने स्थानीय परंपरा के रूप में देखा है और आपके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, लोक परंपराएं, लोकगीत, मेले, तीर्थ यात्राएं, हमारा धर्मशालाएं बनवाना, हमारे यहाँ जो प्याऊ पाई जाती है, अतिथि सत्कार होते हैं, पूजा के ढंग होते हैं आदि अनेक ऐसे कृत्य हैं जिनका उल्लेख लिखित रूप में कहीं किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रहती हैं, लघु परंपराएं कहलाती हैं। आगे जब हम दोनों में अंतर देखेंगे तब थोड़ा हमें और स्पष्ट ये हो जाएगी। मैकिम मैरियट ने इसको इस प्रकार बताया कि कृषक समाज के स्तर पर पाई जाने वाली परंपराओं को हम लघु परंपराएं कहते हैं। और अब यदि हम निष्कर्षतः देखें तो हम ये कहेंगे कि लघु परंपरा का स्थानीय क्षेत्र होता है, इनका अलिखित रूप होता है, ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और क्षेत्रीय भिन्नता के कारण विभिन्न ग्रामीण संस्कृति में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो लघु और वृहत परंपराओं को हमने अभी समझने की कोशिश की, उनका अर्थ। अब यदि हम इनके अंतर को देखें तो शायद इनका मीनिंग हमें और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वृहत और लघु परंपरा की अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि दोनों परंपराएं प्राचीन हैं, फिर भी दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे रेडफील्ड ने इनके अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि भारत में लघु परंपराओं की प्रकृति बहुदेवत्ववादी, अदार्शनिक और जादूवादी है, जबकि वृहत परंपराओं के अंतर्गत बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण भी समाविष्ट होता है। इसी प्रकार बी.आर. चौहान ने, जिनका अध्ययन कहाँ था, राणावतों की सादड़ी राजस्थान के गांव में किया था, उसके आधार पर आपने इन दोनों के अंतर को इस प्रकार समझाने की कोशिश की है। वृहत परंपराओं की प्रकृति राष्ट्रीय होती है, वे लिखित विषय वस्तु में शास्त्रीय, सांस्कृतिक, अधिक व्यवस्थित और अधिक चिंतनशील होते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप में लघु परंपराएं स्थानीय क्षेत्र वाली, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित और कम चिंतनशील होती हैं। और इसी प्रकार योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस में दोनों परंपराओं के अंतर को इस प्रकार से स्पष्ट करने की कोशिश की है
उनके शब्दों में अगर हम देखें तो जनसाधारण और निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं लघु परंपरा को निर्मित करती है और अभिजात जो कुलीन वर्ग है व्यक्तियों के उस वर्ग के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं बृहत परंपरा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ हमने विद्यार्थियों अभी लघु और बृहत परंपराओं के अर्थ को समझने की कोशिश की है। अब अगर हम इनमें कुछ अंतर देखें किन्हीं आधारों पर, तो वो है जैसे हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो ऊपर जो वर्णित अभी है उसी को हम अंतरों के रूप में देख रहे हैं। क्षेत्र, लघु परंपराओं का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। ये सीमित या स्थानीय क्षेत्र की होती है, जबकि बृहत परंपराएं व्यापक क्षेत्र वाली होती है और ये राष्ट्रीय स्तर की होती है। इनका जो स्वरूप है, इनका फैलाव है वो राष्ट्रीय होता है और सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति इनका पालन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। किसका? बृहत परंपराओं का। तो बृहत परंपराओं का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्राचीन मूल धर्म ग्रंथों के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जबकि हमारी लघु परंपराएं अलिखित और स्थानीय क्षेत्र विशेष वाली होती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें हस्तांतरण, तो बृहत परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लिखित रूप में हस्तांतरित होती हैं, क्योंकि इनका उल्लेख हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। जबकि लघु परंपराएं चूंकि मौखिक होती है, इनका उल्लेख कहीं हमें धर्म ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये लिखित रूप में ना होकर मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। उसी प्रकार अगर हम व्यवस्थित के आधार पर कितनी सिस्टमेटिक है, इस आधार पर इनको अंतर देखें तो बृहत परंपराएं अधिक व्यवस्थित, स्वभावतः अधिक व्यवस्थित है। इनमें कर्मकांडों, नियमों और निषेधों का स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट होता है। स्पष्ट नियम लिखित रूप में इनके होते हैं, जबकि लघु परंपराओं में व्यवहारों के नियम पूर्णतया निश्चित और निर्धारित नहीं होते हैं और इस कारण ये अपेक्षाकृत कम व्यवस्थित होती है। किसकी तुलना में? बृहत परंपरा की तुलना। तो हम ये देखें कि उपर्युक्त विभिन्नताओं के बावजूद भी दोनों परंपराएं परस्पर अन्योन्याश्रित है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है और दोनों में परस्पर अंतःक्रिया हमें देखने को मिलती है। इसको समझाते हुए रेडफील्ड ने बताया है कि बृहत और लघु परंपराएं एक दूसरे की पूरक है, उनके बीच एक स्पष्ट पारस्परिक निर्भरता देखी जा सकती है। और आपने वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए कहा कि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जो बृहत परंपरा के रूप में मान्य है। तुलसीदास जी ने इसे संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा में रचा और बाद में जब अवधी भाषा भी कठिन समझी जाने लगी, अधिकांश जन समुदाय के समझ में नहीं आई, तो इसे विभिन्न स्थानीय भाषाओं में रामायण की रचना की जाने लगी और अनेक विश्वास उसमें जुड़ने लगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि बृहत परंपराएं लघु समुदायों की विशेषता बनकर नई लघु परंपराओं को जन्म देती हैं। इसी को हम स्पष्ट करें कि दोनों में अंतःक्रिया किस प्रकार से चल रही है, तो योगेंद्र सिंह ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि बृहत और लघु परंपराओं की परस्पर अन्योन्याश्रितता को स्पष्ट कर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सभी संस्थाएं प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय विश्वासों से प्रारंभ होती हैं। ये स्थानीय विश्वास लघु परंपराओं के रूप में विकसित होते हैं, किंतु कालांतर में यानी भविष्य में, समय के बाद में, अंतराल के बाद बाह्य सभ्यताओं के संपर्क के परिणाम स्वरूप इनमें कुछ ऐसे प्रतिमान विकसित हो जाते हैं जो बृहत परंपराओं के रूप में समाज की स्थायी विशेषता बन जाते हैं। तो यहाँ हम विभिन्न उदाहरणों से हमें ये स्पष्ट होता है कि जहाँ संस्कृति का प्रवाह बृहत परंपरा से लघु परंपरा की ओर होता है, वहीं लघु परंपरा से बृहत परंपरा की और भी अनेक बातों को ग्रहण किया जाता है। जैसे कुलीन वर्ग के लोग शिक्षित होते हुए भी अनेक ऐसे विश्वासों को आत्मसात कर रहे हैं जिन्हें अंधविश्वास या लघु परंपराओं की विशेषता कहा जा सकता है। जैसे हम जो नया मकान हमारा अत्याधुनिक नवीन ढंग से हमने मकान बनाया, लेकिन उस नवनिर्मित मकान को अमंगल से बचाने के लिए मिट्टी की काली हांडी लटकाना, घर के बाहर जाने से पूर्व
जो हम शकुन अपशकुन का विचार देखते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है, और इसी प्रकार अनिष्टकारी प्रभावों से बचने के लिए हम विभिन्न प्रकार के ताबीज रत्न वगैरह धारण करते हैं, पहनते हैं। तो ये क्या है, या बालकों के बीमार होने पर झाड़ फूंक करवाना, ये सारी चीज़ें लघु परंपराओं की विशेषता है, लेकिन बृहद परंपरा में भी हमें द्रष्टव्य है जिनको देखा जा सकता है। और आज हम नगरों और महानगरों की बात करते हैं तो वहाँ जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े रिसोर्ट हैं, जो मनोरंजन के साधन हैं, जब बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो संरचना बना रखी है वो ग्रामीण संरचना है। जैसे ग्रामीण खान पान प्रस्तुत करने का ढंग भी ग्रामीण ही बनाया जा रहा है, मतलब उसको ग्रामीण रूप में बड़े बड़े होटलों को उस प्रकार से परिवेश को सुसज्जित किया जाता है ग्रामीण परिवेश में। और जो अभिजात्य वर्ग, हमारा एलिट क्लास, कुलीन वर्ग वहाँ आता है मनोरंजन के लिए, उनके मनोरंजन के साधन भी ग्रामीण लोकगीत नृत्य है, जिसका वो काफ़ी लुत्फ उठाते हैं, जिसका वो काफ़ी आनंद लेते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि दोनों परंपराओं के मध्य आदान प्रदान और अंतःक्रिया चलती रहती है, और संस्कृति का प्रवाह लघु परंपरा से बृहद परंपरा की ओर और बृहद परंपरा से लघु परंपरा की ओर अनवरत रूप में चलता रहता है। तो दोनों परंपराओं को सहसंबंध को चक्रीय क्रम के रूप में भी स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि यद्यपि बृहद परंपरा की तुलना में लघु परंपरा अधिक ग्रहण कर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच निरंतर हमें एक अंतःक्रिया, एक अंतः संबंध देखने को मिलते हैं। और इसको और आगे स्पष्ट रूप में समझने के लिए हम इसी से संबंधित सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। वो अपने नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। थैंक